ग्लेनमार्क फार्मा, दिस नेम डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। जब भी हम वर्ल्ड की टॉप फार्मा कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो उनमें ग्लेनमार्क फार्मा का नाम तो होता ही होता है। कुछ टाइम पहले इस कंपनी को रियलाइज हुआ दैट एपीआई का बिजनेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है एंड हमें इस बिजनेस को एक स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ग्लेनमार्क फार्मा ने एक कंपनी बनाई एंड अपना सारा एपीआई से रिलेटेड बिजनेस उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया एंड उस कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड एंड अब इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। मैं हूं शेर प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही अपने एपीआई बिजनेस को ग्रो करने के लिए ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना एपीआई बिजनेस सेपरेट कंपनी में ट्रांसफर किया, वैसे ही ये स्ट्रेटेजी हिट हो गई एंड आज की डेट में ये कंपनी एपीआई कैटेगरी में टॉप ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट में आती है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर इन कैटेगरीज के अंदर 120 डिफरेंट एपीआईज हैं एंड इस कंपनी के अप्रोक्सीमेटली 540 कस्टमर्स हैं एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप 20 ग्लोबल फार्मा कंपनीज की तो 16 कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। हालांकि ग्लेनमार्क इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, उसके अलावा ये कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट हैं। इस कंपनी के मैक्सिमम क्लाइंट इनको अपना फोरकास्ट ऑर्डर वॉल्यूम बताते हैं जिसके थ्रू ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन लाइन को बेटर मैनेज कर पाती है एंड इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू टॉप 5 कंपनी से आती है एंड वो अप्रोक्सीमेटली है 56% के आसपास। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, चाइना एटसेट्रा। इस कंपनी की टोटल सेल का अप्रोक्सीमेटली 44% एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। अपनी डिमांड को मेंटेन करने के लिए इस कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 गुजरात में है एंड 2 महाराष्ट्र के अंदर हैं। एज ऑन दिसंबर 2008 725 किलोलीटर की इस कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सेल्स मिक्स, रिलेशनशिप विद ग्लोबल जेनरिक फार्मा कंपनीज, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी, ये इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर इस कंपनी का कंपटीशन होता है ग्लोबल फार्मा कंपनीज के साथ डायरेक्टली, तो इस कंपनी को अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एंड अगर हम इस कंपनी के डोमेस्टिक कंपटीशन की बात करें तो ये कंपनी डोमेस्टिकली इन कंपनीज के साथ कॉम्पीट करती है। अगर हम सेल्स वाइज देखें तो ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड ये कंपनी अपने रिसोर्सेज को बड़े इफेक्टिवली यूटिलाइज करती है एंड उसी वजह से ये कंपनी क्लास लीडिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ जनरेट करती आ रही है। अगर हम एपीआई इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लोबली एपीआई इंडस्ट्री का मार्केट साइज है अप्रोक्सीमेटली $181 बिलियन एंड एक्सपेक्टेड है दैट ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री का मार्केट साइज टिल 2026 तक हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली $260 बिलियन का। एंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए यूएस, चाइना एंड यूरोप ये टॉप 3 कंट्रीज हैं कंजम्पशन वाइज। टिल 2020 ये इंडस्ट्री 5.5% के सीएजीआर से इंक्रीज करती आ रही है एंड एक्सपेक्टेड है दैट ये इंडस्ट्री फ्यूचर में दैट इज 2021 से लेकर 2026 तक ये इंडस्ट्री 6.2% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। ग्लोबल एपीआई इंडस्ट्री का अप्रोक्सीमेटली 6% मार्केट शेयर इंडिया के पास है एंड इंडिया का मार्केट साइज है अप्रोक्सीमेटली $11 बिलियन एंड ये इंडियन रुपीज में होता है अप्रोक्सीमेटली 85,000 to 90,000 करोड़ रुपीस का। एंड नेक्स्ट 5 ईयर में एक्सपेक्टेड है दैट इंडियन एपीआई इंडस्ट्री 9.5% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। ये इंडस्ट्री एक हाई एबिटा एंड नेट मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है। अगर कोई इंडस्ट्री हाई एबिटा एंड नेट मार्जिन्स पर ऑपरेट करती है तो उस इंडस्ट्री में काफी सारे नए प्लेयर एंटर करते रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बिकॉज इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड आपको काफी सारे डिफरेंट इंडिपेंडेंट एजेंसी से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इसी वजह से नॉर्मली नए प्लेयर इस इंडस्ट्री में इजीली एंटर नहीं कर पाते एंड ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एंड जो नए प्लेयर इस इंडस्ट्री में एंटर भी करना चाहते हैं तो वो एंटर करने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाने लग जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इस इंडस्ट्री की कंपनीज के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को फर्दर डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं फार्मा सेक्टर की कंपनी से कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मा सेक्टर की कंपनीज की रेवेन्यू एक अच्छे सीएजीआर से ग्रो कर रही होती है। इनके एबिटा मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स काफी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इस सेक्टर की कंपनी कैश रिच कंपनीज कहलाती है। मोस्टली इस सेक्टर की कंपनीज अपने ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश जनरेट करती हैं एंड ऐसा ही कुछ इस कंपनी के साथ है। ये इस कंपनी की एसेट पोजीशन है एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो 46% के सीएजीआर से इंक्रीज करती जा रही है। ये इस कंपनी एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स मिक्स है। हालांकि इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल धीरे धीरे कम होती जा रही है जो एक मेजर कंसर्निंग फैक्टर है बिकॉज इस कंपनी के लिए जो हाई मार्जिन सेल होती है वो होती है एक्सपोर्ट सेल एंड वो आपकी लगातार कम होती जा रही है।
ये इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये इस कंपनी के एबिटा एंड पैट मार्जिन की पोजीशन है। ये इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फार्मा कंपनीज जानी जाती है अपने स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, एंड ये इस कंपनी का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। एंड इस कैश को कंपनी यूज करती है अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए, या फिर जो सरप्लस कैश होता है उसको कंपनी इन्वेस्ट कर देती है। इस वजह से इस कंपनी का कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगातार पॉजिटिव है एंड अच्छे CAGR से ग्रो कर रहा है। एंड ये पैसे कंपनी डिप्लॉय करती है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर हम इस कंपनी की ईयर एंड कैश पोजीशन की बात करें तो इस कंपनी के साइज के हिसाब से वो काफी अच्छा है। डेट की रीपेमेंट, अगर आप इस कंपनी के बोरोइंग्स देखोगे तो वो नील है। तो ये कंपनी किस डेट की रीपेमेंट कर रही है? बेसिकली जब ग्लेनमार्क फार्मा ने अपना API बिजनेस ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस को ट्रांसफर किया था, तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ने कुछ कंसीडरेशन एग्री की थी ग्लेनमार्क फार्मा को पे करने के लिए, एंड उसी कंसीडरेशन को ये कंपनी ईयर ऑन ईयर पे करती आ रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी के IPO का। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है अप्रोक्सीमेटली 1513.60 करोड़ रुपीस का। इसमें से 1060 करोड़ का फ्रेश इश्यू है एंड रिमेनिंग पैसे कंपनी के प्रमोटर के पास जाएंगे। एंड जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उसका एक मेजर चेक ये कंपनी यूज करेगी अपनी पेरेंट कंपनी को सेल्स कंसिडरेशन की रीपेमेंट के लिए, एंड कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। इस कंपनी का प्राइस बैंड है बिटवीन ₹695 to ₹720 का, एंड 20 शेयर का मार्केट लॉट है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ₹14,400 की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी ₹1,87,200 की। इस कंपनी का IPO ओपन होगा 27 जुलाई को, 29 जुलाई को IPO क्लोज हो जाएगा एंड 6 अगस्त को इस कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। अभी इस कंपनी के प्रमोटर 100% शेयर होल्ड करते हैं एंड IPO के बाद ये शेयर होल्डिंग हो जाएगी 82.84% की। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का IPO स्ट्रक्चर जाना। अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू द IPO ऑफ दिस कंपनी। इसमें सबसे पहला फैक्टर है इस कंपनी की वैल्यूएशन। ये कंपनी अपना IPO वन ऑफ द लोवेस्ट वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है अमंग इट्स कॉम्पिटिटर। इस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से ये IPO मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो सकता है, इसकी बम्पर लिस्टिंग हो सकती है, उसके बाद भी ये कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बेसिकली इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इन कैटेगरीज के अंदर 120 प्रोडक्ट्स हैं, एंड ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा फैक्टर कोविड का। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फार्मा सेक्टर की कंपनीज हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करने लगती हैं, एंड करंटली वी आर गोइंग थ्रू वंस इन अ लाइफ टाइम क्राइसिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। इस इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनके हाई एबिटा मार्जिन होते हैं, हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। स्टिल नए प्लेयर्स को इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। रीजन बीइंग इस इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड जो इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स होते हैं उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को डिफरेंट इंडिपेंडेंट एजेंसी से वेरीफाई करवाना पड़ता है, अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इस वजह से नए प्लेयर्स की एंट्री इजीली नहीं हो पाती, एंड जो नए प्लेयर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड इसका इस इंडस्ट्री की कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।